नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। वर्ल्ड की जो इस समय कोरोना की क्राइसिस है उसके बारे में पहले बात कर लें और फिर इंडो चाइना में जो कल हुआ उसके बारे में बात कर लेंगे। दुनिया में इस समय 82,82,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं कुल, डेथ 4,46,000। इंडिया में इस समय तक जो टोटल संक्रमित हुए हैं 3,55,000। कल इन्फेक्शन अपने यहाँ 11,135 हुआ। जो कल की एक सबसे बड़ी खबर है और जो मेरे ख्याल में ये जो इंडो चाइना की जो अभी हम लोग की समस्या हो रही है उसकी वजह से इस खबर को शायद बहुत प्रमुखता से नहीं छापा गया है। कल जो हमारे यहाँ डेथ एकदम से बहुत क्वांटम जंप हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ डेथ जो परसों हुई थी वो 395 थी, कल एकदम से 2006 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कारण उसके क्या है नहीं मालूम, लेकिन 2006 डेथ एक दिन में ये जंप हुआ है। अब कुल डेथ हमारे यहाँ 11,922 हैं। एक्टिव केसेस 1,55,420 चौथे नंबर पे दुनिया में, और जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो 8,944 8,944 दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश जहां पे ये सीरियस पेशेंट्स हैं। मैं फिर कर दूं कि ये एकदम से 2006 जो डेथ हुई हैं ये थोड़ा हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। अब हम लोग आ जाए कि क्या हुआ जो परसों 15-16 की रात में हिंदुस्तान को अपने कुछ एक वीर जवानों को वीर गति देनी पड़ी देश की सीमा की रक्षा करते हुए। ये पिछले 1.5-2 महीने से इंडो चाइना बॉर्डर पे कुछ ना कुछ समस्या चल रही हो। पहले अरुणाचल में हो रही थी, फिर कुछ सिक्किम के पास शुरू हुआ, वो कुछ ना कुछ चल रहा है और पिछले 1.5 महीने से वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इस पे भी हम लोगों ने रक्षा विशेषज्ञों से बैठ के 2 बार आप लोगों के साथ लाइव में भी बात की थी। लेकिन 15-16 की रात में क्या हुआ, जो मैंने जिन लोगों से बात की और अपने सूत्रों से वो किया, मैं उसको जरा समझने और समझाने की कोशिश में हूँ। सबसे पहला कि जो लद्दाख में 2 एरिया हैं जहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है। एक को हम लोग गलवान वैली बोलते हैं, जो गलवान वैली जो पेंगोंग लेक के थोड़ा ऊपर है, जहाँ पे हमने एक नई रोड बनाई है दौलत बाग ओल्डी से लेक जो शुरू होती है, और जिसकी वजह से अब जो लेह से वहाँ का ट्रेवलिंग टाइम है वो करीब 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, जो पहले 6-7-8 घंटा होता। दूसरा एरिया वो पेंगोंग जो लेक है उसके ऊपर वाला है, जिसको 8 फिंगर्स की बात हम लोग करते थे। पहले थोड़ी बात कर लें कि जो कल की समस्या हुई है। हम लोगों का 6 जून को एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे चाइना के साथ एक वार्ता हुई और उस वार्ता में ये माना गया कि अब हम लोग इसको डीएस्केलेट, मतलब लोग अपने अपना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें जैसी स्थिति थी, मतलब आज से 1.5-2 महीना पहले, उस स्थिति में वापस लौट जाएंगे। इस सहमति के साथ वो मीटिंग समाप्त हुई थी। 15-16 की रात को जब हमारे 16 बिहार रेजिमेंट कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में जो सीओ साहब थे उस गलवान वैली में वहां पहुंची, जहां पे ये कहा गया था कि जो चीन की सेना है वो अपना टेंट इत्यादि वहां से विड्रॉ करके वो चली जाएगी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे, जहां से हम लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने आके हमारी एरिया में टेंट लगा दिया है। अच्छा, ये गलवान वैली वही जगह है जिसको चीन अभी भी डिक्लेयर किया है कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक बात और समझ लीजिए कि जो दोनों देश हैं वो दोनों देश वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं और वहां पे कोई रात में रुक नहीं सकता है। मतलब ये वहां की मोटी बात है जो दोनों देश मानते आए हैं। जब 15-16 की शाम को ये बिहार रेजिमेंट वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां जो टेंट बनाया गया था, जिसको ये माना गया था कि भाई 6 जून के बाद चीन उसको विड्रॉ कर लेगा, वो तो टेंट विड्रॉ नहीं किया है, उन्होंने एक नया टेंट और बना दिया है। ये कुल 123 लोगों की एक प्लाटून थी। इन लोगों ने उसमें वहां जाके उसको जो होता है कि मतलब फिजिकली एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करके उसको उखाड़ने और हटाने की कोशिश की। हम लोग तो गए थे इस नियत से कि भाई ये वहां आप हटा दीजिए क्योंकि आपने कहा था। चाइनीज जिसमें हरदम, देखिए उनका पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, उनकी जो भी स्ट्रैटेजी होती है उसमें हरदम देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ये जब मेरे और आप जैसे लोग इसको समझते हैं तो जो भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्यों नहीं समझा ये नहीं समझ में आता है। चाइनीज की करीब 700 एक बटालियन के लोग, चीनी सिपाही वहां पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। प्रिपेयर्ड मतलब जो डंडे थे उसमें बार्ड वायर लगाए हुए थे, आयरन स्टिक्स थी, आयरन रॉड्स थे, कीले ठोक के उसको किए हुए थे, और वो जो यूनिफॉर्म भी पहने हुए थे
वो रॉयट जब रोकने के लिए जिस तरह के होते हैं गियर वो पहने हुए थे, मास्क लगाए हुए थे, हेलमेट लगाए हुए थे। और उसके बाद इन 700 चीनी सिपाहियों ने हमारे 123 लोगों को जो वहां मजबूती से इनको डटे हुए थे उनको उनके साथ धक्का मुक्की शुरू की, मार पिटाई शुरू हुई। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आप खुद समझ सकते हैं कि 123 लोगों के ऊपर 700 लोग भारी पड़ रहे थे। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि वहां गोली क्यों नहीं चला दी। इन सारी जगहों पे गोली नहीं चलाई जाती है क्योंकि गोली चलाना इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इज अ एक्ट ऑफ वॉर। किसी भी देश में इन सब जगहों पे गोली नहीं चलाई जाती है। तो जितना हाथ से, मतलब जैसे पत्थर से इससे उससे कर सकते हैं वो सब करते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाई जाती है। हमारे ये 123 सिपाही जवान घिर गए और उसमें जो फाइनल फिगर मेरे पास आई है, शुरू में तो कल दिन भर ये चलता रहा कि 2 जवान और एक हमारे कर्नल साहब की डेथ हुई, वही कर्नल संतोष बाबू की। लेकिन जो एक्चुअल फिगर अब आ रही हैं उसके अनुसार 123 में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मतलब जब उन्होंने उस लाठी डंडे से और उस तरह के कील लगे हुए उन लोग से इनकी, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, उसमें से 7 जो थे वो लोग आ गए वापस। और फिर उनके मतलब हमारे कैंप में जब मलहम पट्टी हो रही थी उस समय उनकी डेथ हो गई। तो टोटल डेथ हमारे यहाँ 20 की हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 लोग अभी भी क्रिटिकल हैं और बाकी लोग आ गए हैं वापस। तो उनके हवाले अभी तो ये कोई बहुत ऑफिशियली कहीं बाहर नहीं आ रहा है कि हम लोग की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है ना कि 43 लोग उनके मारे, 43 लोग उनके मारे। ये कोई ऑफिशियल फिगर कहीं की नहीं है। ये एक यूएस न्यूज नाम की एजेंसी है जिसका नाम इससे पहले किसी ने नहीं सुना था। उसके सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां के 43 जवान चीन सेना के भी हुए हैं। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कल से क्यों इसको डटा जा रहा है, क्योंकि उनके 23 मरे, उनके 43 मरे, चाहे 430 मरे, हमारे 20 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुई है। और ये मैं आपसे इसलिए इसको कहना चाह रहा हूं कि ये क्या क्या हो सकता था, क्यों हो रहा है। एक तो हम लोग वी वर टेकन फॉर अ सरप्राइज, मतलब हमारे लिए टोटल सरप्राइज था जो चीनियों ने किया। मैं यहां इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि कई लोग इसमें ये कह रहे हैं नहीं, इस देश को अपनी एक सेना ही एक ऐसी है जिसपे नाज है, अपनी सेना ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा है जहां आज हम सब लोग आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं। नहीं तो देश का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे आप आंख मूंद करके विश्वास करिए। तो सेना इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर आपका विश्वास भी है और आप जिसके यू आर ऑल्सो प्राउड ऑफ इट। इन सब क्वालिफिकेशन के बाद मैं फिर से ये कह रहा हूं कि ये क्यों हुआ। 2 चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि उनको, चाइना को आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, अरुणाचल में हमारी 2 कोर जहां पे आर्मर्ड व्हीकल तक जा सकती है, मतलब वहां हमारा रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है, और सिक्किम में हमारी 1 कोर है, मतलब वहां हम ठीक से अपने को फोर्टिफाई कर लिए हैं। वहां पे हमें आज की तारीख में अगर कोई लड़ाई भी होती है तो कोई खतरा नहीं है। अब बात है लद्दाख की। ये जो बॉर्डर है यहां पे चीन की थोड़ी अक्साई चीन की वजह से वो अपनी थोड़ी सिक्योरिटी मांगता है, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठा हुआ है, वो ऊपर बैठा हुआ है। अब हमने जब से ये रोड बनाई है और हमने थोड़ा ये एटीट्यूड लिया है कि भाई हम भी आई टू आई देखेंगे, तब से चीन को यहां पे समस्या हो रही है। और चीन अपनी इस जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी है या पोजीशन ऑफ डोमिनेंस है वो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाह रहा है। आपने वो सुना होगा कि वो फिंगर 8 की बात हो रही थी। फिंगर 8 का मतलब ये होता है कि जब आप फिंगर की बात करते हैं वो पठार होते हैं, और जैसे फिंगर यहां से लेके बाहर की तरफ निकलती है तो ऊपर से जो नीचे का स्लोप आता है वो फिंगर बोलते हैं। 8 फिंगर पेंगोंग लेक की तरफ आ रही हैं, और ये जो हम लोग उसको मानते हैं कि फिंगर 8 तक हमारा है, वो चीनी पहले कहते थे फिंगर 4, अब वो कहते हैं फिंगर 2 तक आपका। वो एक डिस्प्यूटेड, वो चीन उसमें कुछ ना कुछ करते हैं। और फिंगर 4 में जो फिर एक समस्या वाली चीज है कि बेस से जो उसकी पठार के ऊपर तक है वो करीब 800 मीटर है। वहां पे चीन ने एक ऑल वेदर रोड बना ली है वहां पे भी और इन फिंगर्स के पास भी। हालांकि उसका अगर वैसे कहा जाए तो जो भी सैन्य विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि उसका कोई टेक्निकली बहुत वो नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ी बात है कि वो वहां पे रोड बना लिए हैं और हमें पैदल पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, वो व्हीकल से पेट्रोलिंग करते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, मैं 4 चीजों पे इस पे बात करूंगा।
पहली चीज है इंफॉर्मेशन। दुनिया आज दो तरह की इंफॉर्मेशन, एक इंटरनेशनल लेवल पे आप बात कर रहे हैं, एक आप लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं। एक परसेप्शन जो आप बनाते हैं इंटरनेशनली कि भाई ये लड़ाई में कौन वन अप है, कौन क्या कर रहा है, इसकी बात होती है। आज जैसी पोजीशन पे चाइना बैठा हुआ है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बल्कि उसको पीछे धक्का देके पीछे करने का। आप धक्का देके पीछे करते हैं तो वो वॉर की संभावनाएं हैं। वॉर अगर पहली गोली आप चलाते हैं तो ये माना जाएगा कि वॉर आपने शुरू की और आप रिसीविंग एंड पे हो जाएंगे, आपके लिए वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन है इंटरनेशनली, तो आप वो कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अब जो मीडिया है उसका क्या रोल है। तो इंटरनेशनली दो मीडिया है, एक इंटरनेशनल मीडिया है, वो आपके दुनिया में ये बताती है कि आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम नेशनल मीडिया की भी बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कल की बात आप ले लीजिए, जो चाइना का जो ऑफिशियल उनका माउथपीस है, जो उनका ग्लोबल टाइम्स बोलते हैं, ग्लोबल टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पे दिन में कोई 12 सवा 12 बजे ये लगाया, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से इसकी बात कही कि इस तरह से वहां हुआ और ये हुआ है। उसके 45 मिनट बाद हमारी तरफ से एक उसका ऑफिशियल, एक तरह से आप कह रहे हैं रिटॉर्ट कह लीजिए या एक तरह से जवाब कह लीजिए, वो ये गया कि हाँ ये हुआ है। और उसी में अगर जो कल चलना शुरू हुआ कि 3 जो हमारे जवान मारे गए, इंक्लूडिंग दैट सीओ साहब, उसके 45 मिनट बाद, और उसमें यह कहा गया कि हमारी तरफ से 3 डेथ हुई हैं। उसी के फिर 10 मिनट बाद उसी को हमारी तरफ से फिर रेक्टिफाई हुआ, जो हमारे यहां कॉमन है। मतलब ये जो हमारा बाबूडम है ये कैसे काम करता है, ये जरा आप समझ लीजिए। वॉर की स्थिति है, देश के लोग मरे हैं, आपने उसको 10 मिनट बाद फिर रेक्टिफाई किया ऑन दी अदर साइड ऑल्सो, फिर आपने कहा कि दूसरी तरफ भी लोग मरे हैं, यही आपने उसमें ऐड किया। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आपकी तरफ से सब शांति थी, रॉयटर्स की तरफ से पहला समाचार आया इंटरनेशनल उसमें, और वो कुछ ऐसा लगा कि वो चीन का ज्यादा पक्ष रख रहा है। आपके यहां क्या हो रहा था, हमने अपने मीडिया की हालत ये कर दी है कि उसको नेशनली, मतलब वो अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं। आपका नेशनल मीडिया जो बड़े चैनल हैं, नाम मैं क्या लूं, आप सब लोग उसको सुन रहे हैं, जरा उनका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। वो चैनल जिनको, मतलब जो शख्स, कुछ ऐसे लोग जिनको प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, ऐसे एडिटर जरा क्या बोल रहे हैं टीवी पे। वो कह रहे हैं कि चीन में क्योंकि एक ही बच्चे की पॉलिसी है, इसलिए वो बच्चे जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं अबाउट देयर फैमिली, और वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो बहुत कमजोर लोग हैं और मेंटली वो उनके पास, इस तरह की बातें हमारा नेशनल मीडिया परोसता है। दूसरा एक नेशनल मीडिया, एक भाई साहब हैं, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनका एक हिंदी में जोर जोर से चिल्लाते हैं, उनको ये स्टाइल अच्छी लगती है। वो कह रहे हैं चीन जब तक 62 में चीन चूंकि बौद्धों से ज्यादा प्रभावित था, तो वो धार्मिक था, इसलिए उसके पास वो धार्मिक ताकत भी थी। अब चीन के पास वो धर्म नहीं रह गया है, हिंदुस्तान के पास, अब हम लोगों के पास हिंदू धर्म की बहुत ताकत आ गई है, इसलिए हम लोग चीन को, मतलब इस तरह की बातें अगर आपका नेशनल मीडिया करेगा तो कोई इसको सीरियसली लेगा। और इस वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन में, वॉर ऑफ मीडिया में हम पिछड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, जो आपको कहीं ना कहीं सरकारी मीडिया जैसा लगता है, इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है। आज भी कुछ होता है तो आप तुरंत बाहर देखते हैं कि भाई बाहर वाला क्या कह रहा है, बीबीसी न्यूज क्या कह रही है। मैं ये, और ये आज का नहीं है, पिछले 20, 25, 30, 40, 50 साल से चल रहा है। इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो सबने, जब बीबीसी ने कहा कि उनकी मृत्यु हो गई तो मान लिया हाँ बीबीसी ने कह दिया। तो हम लोग का जो मीडिया है उसने अपनी हालत ऐसी बना ली है। तो मेरे हिसाब से मीडिया को भी ये सोचना है कि आपको एक ऐसी रिपोर्टिंग करनी है जिससे आपके ऊपर लोगों का थोड़ा भरोसा रहे कि ये हो सकता है। मैं उसमें एक इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है, आज जो टेलीग्राफ ने अपनी हेडिंग की है वो आप भी देख लीजिए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा, इससे कम शब्दों में इससे ज्यादा बात और कुछ नहीं कह सकता था। सरकार क्यों डिनायल मोड में है ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार क्यों नहीं मान रही है कि देयर इज अ टेंशन, क्यों वहां पे 20 लोग मरे हैं और उनके बारे में क्यों सरकार बात नहीं करना चाह रही है। दूसरी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक बार बार एक नया चला है कि बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट। पिछले 2 दिन का हाल बता दूं, पुराना छोड़ दीजिए, ये मंडे को जहां तक है, एनसीआरटीसी है, इसने जो न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद मेरठ वाला जो हाईवे बन रहा है
उसमें एक टनल बनाने का 5.6 किलोमीटर की टनल बनाने का शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का कंपनी STEC को 1126 करोड़ 1126 करोड़ का ठेका अभी 2 दिन पहले दिया है। और हमसे आपसे कहा जा रहा है कि आप चीनी गुब्बारा मत लाइए और आप चीनी खिलौना मत लाइए। कल की खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने विच वॉज प्रिसाइडेड बाय उद्धव ठाकरे, वो मीटिंग 12 MOU साइन किए हैं, जिसमें से 3 MOU चीन के साथ हैं, मतलब ग्रेट वॉल मोटर्स जो उनका है उसके साथ एक 3700 करोड़ का एक MOU साइन हुआ है। मुझे ये बताइए कि ये आप सरकार के लेवल पे सरकार को एक बार बिल्कुल ठीक ठीक बताना चाहिए कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट के साथ हम और आप मिलके क्या करें, क्योंकि हम और आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, और वो सरकार नहीं, क्या मतलब वो जो एक प्रोपोगंडा चैनल है वो इसको बिना बात के ये बनाया जा रहा है कि अगर आप, मुझसे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं आप जूम का इस्तेमाल मत करिए, जूम का इस्तेमाल मत करिए, मतलब अब कुछ दिनों में हो जाएगा कि अगर आप किसी चाइनीज फोन या चाइनीज फ्रिज या चाइनीज, ये सब चाइना में ही असेंबल हो रहे हैं, का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको देशद्रोही जैसा माना जाएगा अगर आपका कंप्यूटर वहां का तो है। तो इस नरेशन को मेरे हिसाब से सरकार के लेवल पे, और मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं है, तुरंत आर्थिक रोक सरकार के लेवल पे चीन के साथ लगनी चाहिए, इसमें भी बिल्कुल क्लियर है। तीसरी बात जो है वो मेरा बहुत आग्रह है और करबद्ध निवेदन है जो सरकार, रूलिंग सरकार है भाजपा से, वो पिछले 6 जून को उसने शुरू किया है, एक वर्चुअल रैली का वो किया। अभी तक 18 रैली हो चुकी हैं। जब ये सब समस्या चल रही थी तो उत्तराखंड की, मतलब हमारे जो इलेक्शन के मास्टर हैं बीजेपी में वो तो कर ही रहे हैं, उनके मतलब उनको तो इलेक्शन ही समझ में आता है, लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी उत्तराखंड की वर्चुअल रैली कर दी। राजनाथ सिंह जी गंभीर मंत्री हैं, कुछ बात कहते हैं तो लोगों को लगता है नहीं गंभीरता से कह रहे हैं। उन्होंने नेपाल वाले मसले पे भी उन्होंने बहुत ही शालीनता और बहुत ही मैच्योर एक वो दिया है कि भाई ये 2 भाइयों के बीच की बात है, ठीक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वो भी इसमें कहीं बह गए हैं। उन्होंने भी इस कोरोना और इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट और टसल के बीच में वो भी भाजपा की वो वर्चुअल रैली जो उत्तराखंड की हो रही थी उसमें वो भी पार्टिसिपेट करने लगे थे। मेरा सिर्फ आग्रह ये है इस पार्टी मतलब से और जो भी मंत्री लोग हैं कि कृपया थोड़ा अगले 10-15 दिन, 1 महीना अपने इस क्रेविंग को जो आपने वर्चुअल का वो कर रहे हैं कि हम मीटिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इलेक्शन है हम करेंगे, आप 18 रैली कर चुके हैं, 55 और करनी है, थोड़ा रैली को, ये टाइम नहीं है ठीक इस समय, जरा रैली अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी भारी सेवा होगी और सबके ऊपर एक मरहम का भी काम करेगा। चौथी और अंतिम बात मैं नहीं कहूँगा, चौथी और अंतिम बात हमारे इस समय के मंत्री, सीनियर मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का ये वीडियो आप खुद देख लीजिए, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद ही आपको बताएगा कि इस समय क्या करना चाहिए। धन्यवाद। 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed. जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 21 दिन चली थी, उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है। एक हमारा एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया? यह बहुत गंभीर सवाल है, हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे। क्योंकि जब एंथोनी साहब गए थे चाइना तो वहां के एक बड़े मिलिट्री कमांडर ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, आपको मालूम है। The BJP would like to know, is the government reassessing the level of engagement with China in view of its aggressive posture? जो चीन का एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसके लाइट में भारत की सोच क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। And if China is entertaining the misconception or impression that India can be pushed around
then it is a very, very sad day as far as the integrity and sovereignty of India is concerned. चीन के मानस में अगर यह धारणा आती है वहां के शासकों में कि भारत को पुश किया जा सकता है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चीन के बारे में समग्रता से शेयर करेगी, क्या स्थिति है और भारत सरकार क्या करने जा रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।